हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 का 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सेट नंबर है 23। इससे पहले ऑलरेडी 22 सेट करा दिया गया है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको कहा जाता है। ऑप्शंस है वितरिका, स्थल डमरूमध्य, प्रायद्वीप, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा उनके धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, वितरिका। और आपको ध्यान में रखनी है कि वितरिका नदियों के वृद्धावस्था के सूचक है। क्या है? वृद्धावस्था के सूचक है वितरिका। और कोसी नदी की वितरिका प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? किसकी वितरिका प्रसिद्ध है? कोसी नदी की। आपको ये ध्यान में रखनी है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शंस है दुधवा, चिल्का, कान्हा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चिल्का भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, चिल्का। और चिल्का एक झील है जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का ये क्या है? ये एक झील है जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। आपको ये ध्यान में रखनी है। और यह क्या है? खारे पानी का लैगून झील है। चिल्का ये कौन सा झील है? खारे पानी का झील है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? ऑप्शंस है 82 डिग्री 30 पूर्वी 30 मिनट पूर्वी, 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी मध्याह्न रेखा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है। और यह रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के नैनी से। यानी कि उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में लिख सकते हैं यूपी के नैनी से ये गुजरती है मध्याह्न रेखा। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली या उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा मध्याह्न रेखा है। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शंस है सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। गंगा नदी का उद्गम स्थल भारत में गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भारत में गंगोत्री के पास है गोमुख हिमानी है। ठीक है, गोमुख हिमानी। और सतलज नदी का उद्गम, ये जो सतलज नदी है इसका उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर के समीप है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शंस है हिमालय, काराकोरम, आल्प्स,
एंडीज उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, एंडीज। आपको ये ध्यान में रखनी है कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम तट पर उत्तर से दक्षिण तक लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये लंबी फैली है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना आवश्यक है? ऑप्शंस है 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाया जाना आवश्यक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 बार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन है पुलिस, रक्षा, कृषि, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी समवर्ती सूची का विषय नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया, ठीक है। और इसके महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है, ठीक है। और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। और शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, बट क्या हुआ कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया। किसे? शिक्षा को। ये शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में थी, फिर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? ऑप्शंस है, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, आपको ये ध्यान नहीं दीजिएगा। 1935, 1938, 1930, 1939 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1942 में स्वीकार किया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने 1942 में स्वीकार किया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा के लिए कितना कोरम है? ऑप्शन है, कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 10वां भाग, कुल सदस्यों का 6वां भाग, कुल सदस्यों का 7वां भाग या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का 10वां भाग है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कुल सदस्यों का 10वां भाग। और आपको ध्यान में रखनी है कि लोकसभा की बैठक या कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्यों का 10वां भाग 1/10 उपस्थित होना क्या है, ये अनिवार्य है। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? ऑप्शंस है, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अंग्रेजी। और आपको ध्यान में रखनी है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं और 21वां
संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? कौन सी भाषा को? सिंधी। आपको ये ध्यान में रखनी है। और 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 को नेपाली, फिर मणिपुरी और कोंकणी को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक। और एक है 92 संविधान संशोधन द्वारा कितना में? 2003 में मैथिली, बोडो और डोगरी एवं संथाली को भी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आप इतना ये याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई है। ऑप्शन है निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, सूचना तकनीक के संवर्धन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र विशेष होता है जहाँ से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण की सुविधा होती है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है? ऑप्शन है J.M. किन्स को, एडम स्मिथ को, कार्ल मार्क्स को, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्ल मार्क्स। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि कार्ल मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद का भी जनक कहा जाता है। और इन्होंने दास कैपिटल, ये जो है वो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी। कौन कौन सी? दास कैपिटल और मैनिफेस्टो, ये दो बुक लिखी थी। कौन? कार्ल मार्क्स। आपको ये ध्यान में रखनी है। और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड NSDL किससे संबंधित कार्य करता है? ऑप्शन है वेयर बॉन्ड्स, GDRS, ऋण पत्र, फिर ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड ऋण पत्र संबंधित कार्य करता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऋण पत्र। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाजार मूल्य होता है। ऑप्शन से अति अल्पकालीन मूल्य, काल्पनिक मूल्य, अस्थायी मूल्य, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाजार मूल्य अति अल्पकालीन मूल्य होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अति अल्पकालीन मूल्य। और बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव होता रहता है। बाजार का आदर्श स्थिति होता है जहां मांग और पूर्ति के बीच संतुलन हो, क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपलब्ध हों। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ऑप्शन है के कामराज, पीसी महालनोबिस, के एन राज, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। और इस योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ऑप्शन है 1770 में, 1793 में, 1794 में, 1795 में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन वर्ष 1993 में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1793। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकार जमींदार को ही माना गया। आपको ये ध्यान में रखनी है। और ये कब लाया गया था? 1790 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1930, 1931, 1935, 1940 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाया गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1930। और आपको ये ध्यान में रखनी है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आपको ये ध्यान में रखनी है। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, ए बी वाजपेयी या फिर पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय परमाणु आयोग ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में स्माइलिंग बुध के नाम से किया गया था। कौन से नाम से? स्माइलिंग बुध के नाम से किया गया था। आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष में पड़ा था? ऑप्शंस है 1967, 1970, 1975, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल वर्ष 1967 ईस्वी में पड़ा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1967। और 1967 ईस्वी के इस अकाल में बिहार के 10 लाख से अधिक लोग क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। और 1967 ईस्वी के इस अकाल के पूर्व वर्ष 1951 ईस्वी में भी एक बड़ा अकाल पड़ा था
और वर्ष 1984 ईस्वी में भी बिहार में अकाल की स्थिति बनी थी। 1984 ईस्वी में भी बनी थी, आपको ये ध्यान में रखनी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है? ऑप्शंस है, दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई। ऑप्शन बी है, दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया। ऑप्शन सी है, दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए, दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर बी भी कि दोनों धर्म ने वेद के आधार को अस्वीकार किया। और ऑप्शन नंबर सी भी, दोनों धर्म ही पशु बलि की प्रथा के विरोधी थे। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आज हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए बाय, थैंक यू एंड यू टेक केयर। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। बाय।